तानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, मंदी की गुलामी मिली थी इसे 2008 में और मंदी की गुलामी से ये स्टॉक छूट के बाहर आया था 2020 में और उसके बाद इसने इन्वेस्टर्स को एक मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा के दिए। बट अब जो है वहां से 80% तक करेक्ट हो गया स्टॉक। करेक्शन के बाद में आज की डेट में इसका बिजनेस मॉडल क्या बोलता है, इसको आने वाले चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, क्या बिजनेस के सर्वाइवल पे कोई रिस्क है, क्या टेक्निकल्स कैसे हुए हैं और प्रमोटर ने यहाँ पे बाइंग करी है तो उसका रीजन क्या है, लेकिन एफआईआईज बेच रहे हैं वो भी हमें समझना होगा। तो सब चीजों का डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए आज के इस वीडियो में हम तानला का पूरा एनालिसिस करेंगे, ढंग से उसको समझेंगे। वीडियो आप आराम से पूरा देखने की कोशिश करिएगा, आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। चलते हैं इस वीडियो में बिना किसी देरी के आगे, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे नाम पे बहुत से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फ्रॉड होते हैं, उनसे बचने के लिए आपकी स्क्रीन पे जो लाइन चल रही है उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। तानला को अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2008 में एक टॉप लगा था यहाँ पे और उस टॉप को काटने के लिए तानला को लगभग 12 साल लगे और उस टाइम तक स्टॉक डेड रहा। 12 साल बाद एक मल्टीबैगर रिटर्न वाली स्टोरी बनी जहां पे कि आके लोगों ने ये कह दिया कि देखो लॉन्ग टर्म रखा होता तो इतना मिलता, बट दैट्स जस्ट अ स्टोरी, वो रखना नहीं रखना आगे की कहानी है। अब वहां से 80% तक डाउन साइड आ गई, नीचे डबल बॉटम बना, उसके बाद अभी वापस ऊपर एंड मंथली चार्ट पे एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है जिसको टच करके 3 महीने से लगभग ये वहीं पे घूमता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल और इसकी एनालिसिस को आप समझने की कोशिश करिए जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, ये तानला का डाटा है। तानला देखिए ऑपरेट करती है 2 बिजनेस वर्टिकल में, डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग डीएलटी, यहाँ पे लिखा है ट्रबलॉक जो कि इसका एक फीचर है, इसकी एक सर्विस है जहाँ पे इसका 35% से ज्यादा मार्केट शेयर है और ये आपके मोबाइल में कोई जो स्पैम या स्कैम से रिलेटेड मैसेज होते हैं उनको डिटेक्ट करती है और सर्विस प्रोवाइडर को अपनी सर्विसेज देती है। और उसके अलावा ओटीटी के साथ जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ इसका टाइप है, ऐसे ही जो क्विक कॉमर्स के जायंट्स हैं उनके साथ भी इसका टाइप है। आगे आइए, और कंपनी का एक है एंटरप्राइज कम्युनिकेशन। अब देख लीजिए आपको एसएमएस व्हाट्सएप जो आते हैं वो सारे ये तानला भेजती है अगर कोई क्विक कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू आ रहे हैं तो। जैसे एग्जांपल में समझिए, अमेजन से आपने कुछ ऑर्डर किया है, फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, तो आपको जो ऑर्डर बुकिंग का मैसेज आ रहा है या आपको अपडेट्स आ रही है वो तानला भेज रही है आपको, मतलब तानला के सर्विसेज के थ्रू आ रहा है, वो फ्लिपकार्ट का कोई एम्प्लॉय बैठ के तो भेजता नहीं है, समझे ना आप। तो अब ये कैसे कमाती है, ये उनसे पैसा कमाती है, अमेजन फ्लिपकार्ट से या वोडाफोन आइडिया से, एयरटेल से, वहां से पैसा लेती है कि भाई हमने आपके लिए सर्विस दी उसके लिए पैसा दो, तो यहां से पैसा कमाती है। ऐसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। सेक्टर एंड कंपनी ग्रोथ एनालिसिस क्या है भाई, ये जिन कंपनीज को अपनी सर्विसेज दे रही है उनके लिए तो भविष्य में ग्रोथ है क्योंकि ये बिजनेस रुकने वाले नहीं है। तो इसका बिजनेस क्या रुक सकता है क्या, देखो फिलहाल इसके बिजनेस मॉडल पे इतना बड़ा रिस्क नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा रिस्क मुझे लगता है दैट इज एआई। कोई ऐसा मॉडल डेवलप हो जाए जो कि ये सारे काम कर दे और तानला का कोई कंपटीटर खड़ा हो जाए, तानला वो नहीं कर पाए और कोई दूसरा कर दे, तो ये सबसे बड़ा उसके लिए चुनौती होने वाली है। आप में से बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ढंग का कोई मॉडल चाहिए, अगर वो आ जाए तो बिजनेस पे डायरेक्ट चुनौती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक इसके बिजनेस के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, थ्रेट है, ये हमें ध्यान रखना होगा। आगे समझो टॉप क्लाइंट्स कौन से भाई, टॉप क्लाइंट में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, फॉर्च्यून 500 एंटरप्राइजेस, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, क्विक कॉमर्स जायंट। 50% रेवेन्यू जो आती है वो टॉप 20 क्लाइंट से आती है जो कि 5 साल से इसके साथ में जुड़े हुए हैं। अब उसमें देखिए ज्यादातर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, खासकर जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो वाली ज्यादा है। ओके आगे चलिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये कैपेक्स करने पे ध्यान दे रही है, दैट इज गुड। इसको लेके हम डीप एनालिसिस नहीं करेंगे। प्रोडक्ट स्ट्रेंथ और मोनोपोली क्या है, देखो ये जो है ना ट्रबलॉक, ये इंडिया का फैक्टो डीएलटी है, नियरली 35% सीपीएस मार्केट शेयर इसके पास में है और हैंडल करता है 1 बिलियन मैसेज पर डे। ये सबसे बड़ी इसकी स्ट्रेंथ है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करिए। ये रीसेंट न्यूज क्या रही है भाई, फ्री कैश फ्लो इसका ठीक ठाक था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखना, Q1 FY26 का रिजल्ट, रिवेन्यू ग्रो हुई है 4% से, ठीक है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो फॉल कर गया है और ये मार्केट को पहले से शायद अंदाजा था, वो हम चार्ट पे और डिस्कस करने वाले हैं। आइए, मैनेजमेंट गाइडेंस क्या है, जो सीईओ है उदय रेड्डी ने ही अभी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ये इसके प्रमोटर भी हैं और इन्होंने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। इन्होंने क्या कहा है, हाईलाइट्स किया है माप डेप्लॉयमेंट्स को, ओटीटी ग्रोथ को, डिसिप्लिन कैपिटल एलोकेशन को। मैनेजमेंट कंटिन्यूज इन्वेस्टिंग इन द जेन एआई, क्योंकि ये भी एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, इनको पता है नहीं किया तो मार्केट बाहर कर देगा अपने को। और 80% करेक्शन होना कोई मामूली बात नहीं होती है, सोच के देखिए आप क्या हुआ होगा। स्ट्रेंथ क्या है भाई, लीडर है डीएलटी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी है, डेट फ्री है और लीडर है। ये लोग अपने पास मार्केट शेयर अच्छा कैप्चर करके रखते हैं। वीकनेस क्या है भाई, मॉडेस्ट ग्रोथ हुई है, कम ग्रोथ है और इसकी डिपेंडेंसी एंटरप्राइज सेक्टर के ऊपर ज्यादा है। अपॉर्चुनिटीज है कि आने वाले टाइम में ये बिजनेस बढ़ने वाले, अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल रेवेन्यू भी आ सकती है। और थ्रेट्स क्या है कि रेगुलेटरी चेंज हो जाए या फिर कुछ
टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए तो क्या करोगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब आइए जरा यहाँ पे इसको समझिए, हम चलते हैं इधर, इसको देखते हैं। तानला का बेसिक लेवल एनालिसिस समझो। मार्केट कैप है 8200 करोड़ के लगभग, बुक वैल्यू लगभग 140-42 के आसपास की है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो नहीं है, यानी कि डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, दैट इज गुड थिंग। ईपीएस जो है वो 37 के लगभग का है, तो हम कह सकते हैं कि ईपीएस ठीक ठाक है। यानी कि अगर 500-600 का स्टॉक, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 600 रुपए का स्टॉक अगर 37 रुपए का ईपीएस देता है, मैं इसको जूम करता हूं थोड़ा ताकि आपको और आसानी से दिखे, तो ये ईपीएस अच्छा ही माना जाएगा, हम खराब नहीं कह सकते। अब प्रमोटर होल्डिंग देखिए 45% के लगभग है, जो कि उदय रेड्डी साहब जो है उन्होंने अभी होल्डिंग इंक्रीज करी है। पी रेशियो 17 के आसपास है, जो कि रीजनेबल नजर आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल भी सही नजर आती है, रीजनेबल है। मैं फिर बता दूं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कई वेबसाइट पे आपको पिछले साल के डाटा के अकॉर्डिंग मिलती है, कई वेबसाइट आपको ट्रेलिंग 12 मंथ यूज करती है, तो दोनों में डिफरेंस आ सकता है। आगे चलिए, डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, और अगर पीबी रेशियो की बात किया जाए, प्राइस टू बुक, तो वो 3 टाइम्स है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हम नहीं कह सकते हैं। अब आइए इधर, इसको समझिए। एनालिस्ट लोगों की रेटिंग क्या है भाई, सब लोगों की रेटिंग में यहां पर जो निकल के आ रहा है वो 100% बाय आ रहा है। दैट मींस एनालिस्ट जो भी है वो एक वैल्यू बाय सजेस्ट कर रहे हैं एज पर द डाटा। आगे समझो इसको, यहां पर आइए, इसको देखिएगा, ये वाला प्राइस को लेके जो फोरकास्ट चल रही है वो ऐसी है कि मार्च 25 में हो चुका है, जून में ये है। अब यहां पर देखिए फोरकास्ट आ रही है कि मीन है ये फोरकास्ट 700 के लगभग की, और 700 के चार्ट को देखना पड़ेगा क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि उसमें फ्लैट नजर आती है चीजें, कोई बड़ी ग्रोथ नजर नहीं आती है। आइए जरा यहां पर आइए, इसको देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है। अब यहां पे क्वार्टरली रिजल्ट है, हम इसको यहां पर लाते हैं, लुक एट दिस, ये क्वार्टर रिजल्ट, ये 1050 करोड़ 53 करोड़ की कंपनी ने सेल करी, ठीक है। वहां से सेल करने के बाद में नेट प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 118 करोड़ का। मैं इसको मार्क करता हूं, इसको जरा एक बार आप देखना, 118 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और ये सेल हुई है। अब इसको जरा पिछले साल के जून से कंपेयर करिए, ये पिछले साल का जून, यहाँ पे 1012 करोड़ की थी, मार्जिन 19% के थे, और नेट प्रॉफिट 141 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो घटा है, सॉरी ईयर ऑन ईयर वो घटा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल तो बड़ी है, मार्जिन भी उतने ही है, लेकिन प्रॉफिट में कुछ खास ग्रोथ नहीं आई है। यानी कि एक कंसिस्टेंसी बन गई है इसके बिजनेस के लिए कि 1000 करोड़ के लगभग की रिवेन्यू हो रही है, और लगभग 120 से 130 करोड़ का एवरेज प्रॉफिट कंपनी लेकर आ रही है। ये कंसिस्टेंसी बन गई है, अभी की नहीं। अगर आप इसे पीछे भी देखेंगे, लुक एट दिस, यहां पर देखना आप, 1000 करोड़ के लगभग का ही डाटा है। ये देखिए, सितंबर 2023 से लगातार 1000 करोड़ और 1050 करोड़ के बीच में ही ये डाटा आया है। और उसके अलावा मार्जिन को आप देखिए, सितंबर 2023 में हाईएस्ट थे 20%, उसके बाद में 16-18-19 यही वाला सीरीज जो वो चल रहा है, पिछले 3 क्वार्टर से 16% के मार्जिन है। अब आओ जरा यहाँ पर, इसको जरा एक बार वापस समझो। यहाँ पे ये सितंबर का डाटा, और देखिए 143 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद में 140, 30, 41, 30, 19, 17 और 18, यानी कि 120 से 140 करोड़ का प्रॉफिट बन चुका है इसका। और ये मार्केट ने टेस्ट कब लिया था, मार्केट ने उस चीज का स्वाद चख लिया सितंबर 2023 के क्वार्टर में, यानी आज से 2 साल पहले उसका स्वाद चख लिया था। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कब था वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको आपके लिए ग्राफ फॉर्मेट में लगाते हैं, इसको जरा देखना, यहां पर आपको और अच्छे समझ में आए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला यहां पे क्या हुआ था, ये रिवेन्यू का डाटा है, आपको दिख रहा होगा रिवेन्यू यहां पे आपको दिख रहा है कंसिस्टेंट हो चुकी है, कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है। अब आइए जरा नेट प्रॉफिट पे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, लुक एट दिस, ये नेट प्रॉफिट है। अब नेट प्रॉफिट को जरा एक बार देख लीजिए, ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है दिसंबर 2021 में, और दिसंबर 2021 का रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ था जनवरी या फरवरी 2022 में। उस टाइम स्टॉक का टॉप लग गया था वो 2000 वाला, उसके बाद वो भाव कभी नहीं है। मार्केट ने ये स्वाद चख लिया, उसके बाद ये कभी उस हाइस को नहीं काट पाया, यानी उस प्रॉफिट लेवल को कभी नहीं काट पाया, तो उसके बाद मार्केट ने वो वैल्यूएशन भी नहीं दी है, उल्टा 80% करेक्ट कर दिया उस भाव से। आप सोच के देखिए 80% करेक्शन, जबकि प्रॉफिट में इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। आखिर ऐसा क्यों कर दिया, उसका रीजन भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी पी जो है कितनी ऊपर थी वो अभी देखना आगे। अब इसको जरा एक बार एनुअल डाटा पे करके देखते हैं, लुक एट दिस, दिस इज एनुअल डाटा। अब आप एनुअल प्रॉफिट देखिए, 2021 वाले ईयर में इतना था, अब 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 539 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट था। एक बार प्रॉफिट बढ़ा जरूर, 548 करोड़ हुआ, लेकिन मार्केट ने कोई वैल्यूएशन उसको नहीं दिए, जबकि ग्रोथ थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन समझना है, आओ जरा। अब इसको देखो, ये रहा उसका रीजन, ये रीजन है कि उसको वैल्यूएशन नहीं मिली। पी रेशियो देखो दिसंबर 2020 में कितना चला गया था, यहां पर देखो दिसंबर 2020 के अंदर कितना पी रेशियो था, लगभग 112 का पी रेशियो, मतलब जबरदस्त पी रेशियो चले गए थे। और आज भी कई कंपनियों के से जा रहे हैं, उनके बारे में हम बोलेंगे तो वो बढ़िया नहीं लगेगा,
बट अल्टीमेटली उनकी कहानी ऐसी ही होगी कि वो कंपनीज हो सकता है भले ही अच्छा रिजल्ट दे दे, नहीं चलेगी वो। एवरेज पी 24 का है, अभी ये 17 के पी पे अवेलेबल है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वापस चलते हैं यहाँ पर, आइए अब आइए ज़रा यहाँ नीचे देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लुक एट दिस, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ओके। और यहाँ पे प्रमोटर्स को देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है इसको जरा समझ लीजिए। प्रमोटर्स ने अभी अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाई है, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है। बेचा किसने है? एफआईआईज ने बेचा है, ओके। डीआईआईज ने क्या किया है? डीआईआईज ने प्लस किया है, ये माइनस ये प्लस, ओके। और पब्लिक ने क्या किया है? पब्लिक ने भी थोड़ा बहुत प्लस किया है, अदर्स में भी थोड़ा बहुत प्लस हुआ है। एफआईआईज ने बेचा है, बाकी सब ने यहाँ पे प्लस किया है, ऐसा आपको डाटा नजर आ रहा होगा। और प्रमोटर ने प्लस किया है, ये एक वैलिड पॉइंट है, हमें ध्यान रखना होगा। अब जरा टेक्निकल व्यू लेते हैं इसका, उससे पहले मैं एक चीज दिखाऊंगा। यहाँ पे प्रमोटर की इंटेंशन क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। लुक एट दिस, दिस इज द प्रमोटर इंटेंशन जो आपके ध्यान में होनी चाहिए। प्रमोटर्स की अगर आप होल्डिंग देखें तो अभी कितनी है, यहाँ पे आइए, दिस इज 45.49%। अब जरा इसको देखिए कि पीछे कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर माल चिपकाते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। शेयर ऊपर गया था तो प्रमोटर ने माल नहीं बेचा, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो आखिर बेचा किसने? एफआईआईज पे क्लिक करते हैं, लुक एट दिस, यहाँ पर देखिए एफआईआईज ने क्या किया है। एफआईआईज का 2023 दिसंबर में 15% का होल्डिंग था, वो होल्डिंग गिरते गिरते अभी 7% के आसपास आ गया है। एफआईआईज ने बेचा है, लेकिन डीआईआईज ने क्या किया था वो जरा ध्यान से देखो। तो डीआईआईज का डाटा ये रहा, यहाँ पे हाईएस्ट एवर होल्डिंग गई थी, इनके पास कुछ खास होल्डिंग है ही नहीं, 1% भी नहीं है, वो भी हाईएस्ट है इनकी। अभी भी 1% नहीं है, वो भी हाईएस्ट है इनकी। पब्लिक पे आओ जरा, यहाँ क्या हुआ है वो समझो। ये करंट डाटा है, पब्लिक अभी 37% की होल्डिंग पे है। अब जरा यहाँ आइए, यहाँ पर देखिए, ये इसका प्रॉपर डाटा दिसंबर 2021 और ये मार्च 2022 में जरा देखिए क्या हुआ है। तो पब्लिक ने भी नहीं बेचा, तो आखिरकार इतना माल बेचा किसने, ये क्वेश्चन है और जो समझ में नहीं आ रहा। शायद खाली एफआईआईज ने बेचा होगा क्या, वो देखना पड़ेगा। चलते हैं चार्ट पे, क्लियर चर्चा हमें वही मिलेगी। और इसको कंप्लीट अगर आप समझना चाहते हैं तो चार्ट की एनालिसिस बहुत जरूरी है। आइए चार्ट पे, इसको जरा समझिए सबसे पहले। लुक एट दिस, दिस इज द डाटा। अब जरा इसका देखिए टॉप कब लगा था, यहाँ पर देखिए, ये टॉप लगा था 2022 जनवरी में, जब दिसंबर 2021 के क्वार्टर के रिजल्ट आ गए थे, बेस्ट एवर प्रॉफिट आ गया था। उसके बाद जैसे ही मार्केट को लगा कि अब ग्रोथ नहीं है, वहां से लगातार नीचे गिराया। गिराने के बाद क्या हुआ, मैं पहले अपनी डिस्क्लोजर कुछ दूंगा। ये वेव आई, इस वेव के बाद जब ये यहां से जा रहा था ऊपर, ये आपको दिख रहा होगा, यहां से ऊपर जाने वाला वेव, ओके। तब मैंने भी एंट्री करी थी, उसके बाद मेरा एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने के बाद हम नहीं निकले थे, नहीं निकलते तो अभी तक हमारी कैपिटल 50-60% खत्म हो जाती। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो मंथली चार्ट अभी क्या बोलता है, अभी साइडवेज है, इसके ऊपर रिव्यू होगा। अब ये लेवल क्या है हमें ध्यान रखना है। अगेन रिमाइंडिंग, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो को आप खाली एजुकेशन के लिए देखिए, खाली अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए देखिए। मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ देखिए, ये वाला पॉइंट है जिसके ऊपर आने के बाद मंथली चार्ट पे रिव्यू होगा। एक लगातार गिरावट के बाद नीचे थोड़ा सा बेस बना, ऊपर आया, फिर ये 3 महीने से एक बेस बना रहा है। तो यानी इस लेवल को काटता है तो ट्रेन आगे जाती है। ट्रेन आगे जाने का मतलब, ट्रेन ने एक स्टेशन पे गई, रुकी, वहां पे टाइम पास किया, अब दूसरे स्टेशन पे जाना है तो इस स्टेशन को काटो, फिर आगे जाओ, फिर रुको, फिर अगले आगे जाना है तो फिर इस स्टेशन को काटो, फिर आगे जाओ। समझ आया? तो अगर इसको आगे जाना है तो इस स्टेशन पॉइंट को काटना होगा, यहां से ग्रीन सिग्नल की जरूरत है। तो मंथली चार्ट क्या बोलता है? मंथली चार्ट फिलहाल तो साइडवेज है, कुछ बड़े इंडिकेशन नहीं दे रहा। अब इसको जरा कन्वर्ट करते एक बार वीकली पे। यहां देखिए, लुक एट दिस, दिस इज द वीकली डाटा जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो मेरा पोजीशन मैंने कहाँ लिया था, ये आपको पता है, ये वाली वेव, इस वाली वेव पे मैंने एक पोजीशन बिल्डिंग करी थी, उसके बाद ऊपर गया, फिर मेरा एसएल यहाँ पे खत्म हुआ था। अगर मैं वो सौदा नहीं काटूं तो मेरी क्या हालत हो, आप सोच के देखो जरा। ये मेरे साथ हुआ है, पिछले साल की बात है, फरवरी मार्च की। अगर मैं वो सौदा नहीं काटता तो मेरे साथ क्या होता, आप देख लो। तो इसलिए कोई भी कंपनी, मुझे यहाँ तो बहुत बढ़िया लग रही थी, लेकिन यहाँ आते आते क्या हुआ, यहाँ वैल्यूएशन भी अच्छे लग रहे थे। कौन सा आज वैल्यूएशन खराब है, वैल्यूएशन तो आज भी अच्छे हैं। फंडामेंटल खराब है क्या, नहीं, फंडामेंटल तो आज भी अच्छे हैं। लेकिन उस फंडामेंटल के चक्कर में क्या मैं 50-60% अपनी कैपिटल देखूं क्या नीचे? सिंपल बात ये है, तो वो संभव नहीं है। वो अपना अपना कंफर्ट है, मैं नहीं देख सकता, जो देख सकता उसके लिए बढ़िया है। हमने 10-12% का जो लॉस था वो लेके निकले थे, नहीं निकलते तो क्या हालत होती, इसको आप समझिए। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि इस तरीके से यहाँ पे हुआ है। अब आओ जरा वीकली चार्ट पे, करंट डाटा पे। करंट डाटा क्या कहता है? करंट डाटा ये कहता है कि आपने नीचे गिरावट के बाद एक बेस बिल्डिंग करी, ऊपर आए, ऊपर आने के बाद यहां आए हो। अब आप एक क्या कर रहे हो, इस लेवल को आसपास आप साइडवेज टू नेगेटिव हो। क्या साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड है? नहीं है। कौन सा ट्रेंड है वीकली? साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड है। क्लियर हो गया? अब डेली चार्ट पे चलते हैं और यहां पे इंपॉर्टेंट लाइंस को आप जरा देखने की कोशिश करिए। लुक एट दिस, ये मैंने इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी लगा दिया, इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म एवरेज जो है वो भी मैंने लगाया है, ध्यान से देखो। तो ये इस इंपॉर्टेंट ब्लू लाइन जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म एवरेज है उसको यहाँ पे टच करता है, बट
यहां पर टच करने के बाद ऊपर की लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है। यानी कि अगर अब ये स्टॉक इस प्राइस पॉइंट को, ये जो प्राइस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस जोन है, इसको काटता है, जो कि एक पीछे भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहा है, सो दैट विल बी द ब्रेकआउट ऑफ जनवरी टू अगस्त, सितंबर, नवंबर जब भी होता है, तो जनवरी 2025 के बाद वो इस लेवल का ब्रेकआउट होगा। तो जब भी ऐसा होगा तो ये रिव्यू किया जाएगा। अगेन रिमाइंडिंग, रिव्यू किया जाएगा। क्या अभी कोई ट्रेंड है? आंसर इज नो ट्रेंड राइट नाउ। वीकली चार्ट देख लिया, साइडवेज टू बेरिश था। डेली चार्ट पे क्या है? अगेन साइडवेज टू बेरिश ही है, मतलब नीचे ही ये इस टाइप के इंडिकेशन है। तो हमें साइडवेज टू बेरिश अभी मिल रहा है, तो हमें प्रॉपर बुलिश ट्रेंड का इंतजार कब तक करना है? जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आता या नीचे कोई सेटअप नहीं बनता। नीचे का सेटअप तो छोड़ो, तो इन लेवल्स के ऊपर, ये रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर इसको रिव्यू किया जा सकता है, तब वो हमारा रिव्यू पॉइंट होगा। और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइंस है वो हम पहले से मार्क करके रख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब जरा यहां समझो, यहां पे कितने इंडिकेशन हमें मिल गए, वापस समझो इसको। देखो, हमने मंथली चार्ट देखा। मंथली चार्ट क्या है? मंथली चार्ट है साइडवेज। ओके, मंथली चार्ट ने बोला। वीकली क्या बोला? साइड टू बेरिश। ओके, साइड टू बेरिश। डेली क्या बोला भाई? साइड टू बेरिश, ये भी यही बात बोला। तो ओके, और ये तीनों चार्ट क्या बोल रहे हैं कि वी विल बी शोइंग बुलिश ट्रेंड ओनली अबाउट दैट रेजिस्टेंस जोन। तो इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आने के बाद ये भी बुलिश हो सकता है, ये ट्रेंड भी बुलिश हो सकता है वीकली, और ये डेली ट्रेंड भी बुलिश हो सकता है। यानी इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर मंथली, वीकली, डेली तीनों ट्रेंड बुलिश होंगे, प्लस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा, तो वो भी एक अनदर इंडिकेटर का काम करेगा। तो यानी कि हमें इस बुलिश लेवल को ध्यान रखना होगा कि इसके ऊपर जब आएगा तब वो इंपॉर्टेंट होगा। अब आओ जरा एक बार थिंकिंग समझो डिफरेंट टाइप ऑफ बुल्स की। तो हम सबसे पहले यहां चलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बुल्स की थिंकिंग करते हैं। ओके, यहां पे हम बात करते हैं बुल्स थिंकिंग की। इसको समझो, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। ध्यान से देखना। सबसे पहले जो स्विंग प्लेयर्स होंगे वो क्या करते हैं इस टाइप के चार्ट में? स्विंग प्लेयर्स वो कहते हैं वेटिंग फॉर द सेटअप। ओके, वेट फॉर सेटअप। उनके लिए कोई सेटअप नहीं है फिलहाल, और वो सेटअप कब है? बुलिश जोन कटने के बाद। जो फ्रेश इन्वेस्टिंग के लिए देखते हैं वो कब करते हैं? वो भी यही कहेंगे कि अगर वो कर रहे हैं तो वेटिंग फॉर द सेटअप। 3 नंबर कौन से? जो ऊपर से फंसे हुए हैं, वो कुछ करना चाहे तो उनको कुछ होगा नहीं। और अनदर कौन से होते हैं? जो सोचते हैं कि कोई बढ़िया ग्रुप की कंपनी हो, उसको एक्यूमुलेशन के लिए देखा जाए, तो वो क्या करते हैं? वो जरूर देखते हैं ऐसे कंपनीज को, जब वो 60-70% टूट जाती है, वो उसको अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट रखते हैं और अपने अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लेते हैं। बट रिमेंबर, ऐसे बिजनेस जो है हाईली रिस्की बिजनेस हो चुके हैं एआई के आने के बाद में, क्योंकि आप देखो टीसीएस जैसी कंपनी भी अभी स्ट्रगल कर रही है अपने प्राइजेस के अंदर। तो ऐसे बिजनेस ज़्यादा रिस्की हैं, तो कोई भी एक्यूमुलेशन वाले प्लेयर जो होंगे उनको हम रिस्की वाले प्लेयर ही कह सकते हैं, जिनकी वॉच लिस्ट का एक पार्ट हो सकता है। तो हमें क्या पता चला कि ये जो चार्ट है वो हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि इसको रिव्यू किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ ये जो रेजिस्टेंस जोन है बड़ा वाला, इसके ऊपर। तो वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है रिव्यू अबाउट द रेजिस्टेंस जोन, बट राइट नाउ नो बाय सेल रिकमेंडेशन एज ऑफ नाउ, ऐसा ये चार्ट हमें बोलता है। अब इस वीडियो के 10 दिन बाद कोई बोलेगा देखो वो स्टॉक जो है ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। देखो, मुझे नहीं पता कैसे कर रहा है, मेरा सिंपल सा इतना ही कहना है कि जब ये रेजिस्टेंस जोन कटे, रिव्यू करना है, तब तक कोई मतलब नहीं है। हो सकता है अभी की जो ये ट्रेंड चल रहा है, हो सकता है 200 आ जाए, अभी मुझे क्या पता। सिंपल बात है, हमने रिव्यू किया है कि वॉच लिस्ट में आ सकता है, इसके ऊपर प्रॉपर रिव्यू करेंगे बुल्स के लिए। अभी तो एक गिरावट में हो सकता है और नीचे आ जाए, तो ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है जो आपको बचाती भी है और समझाती भी है। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अगेन आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा। उम्मीद है वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बहुत से लोगों ने ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा, इसलिए अपडेट उनसे मिस हो जाती है। ऐसी एनालिसिस अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं पर्सनली, तो उसके लिए 1-to-1 वेब एनालिसिस का पार्ट बन सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पर संपर्क करके मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको हमारी टीम सारे लिंक्स भेज देगी। और हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए भी आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।